हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ 20, 21, 22 3 दिन का कॉम्बो है जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस आज आपके साथ मैं साझा करूंगा। जिसमें पहले क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, उड़ीसा के नए राज्यपाल, न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा, उनका नाम है रघुवर दास। रघुवर दास जो हैं वो उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं, जो भाजपा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और झारखंड के पूर्व सीएम के पद पर रह चुके हैं। और ये जो गवर्नर बने हैं ये गणेशी लाल के स्थान पर बने हैं। दोस्तों एक और राज्यपाल अपॉइंट हुआ है, उनका नाम है, वो है त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के नए राज्यपाल, उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी और ये सत्यपाल मलिक के स्थान पर हुआ है। दोस्तों अब इनके साथ साथ मैं लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के पूरे राज्यपाल के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों एक संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इसमें परिवर्तन किया गया और कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। अगला दोस्तों, अगला आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 जो कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित होती है और जिस शक्ति का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। तो दोस्तों अगला 155 आर्टिकल है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रसाद प्रयत्न से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गवर्नर अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट विथ प्रेसिडेंट प्लेजर। प्रसाद प्रयत्न का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इस पद से इन्हें हटा सकता है। अगला दोस्तों अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल संभवतः तो दोस्तों 5 वर्ष का होता है, लेकिन अभी आपने देखा कि 5 वर्ष पहले भी राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। अगला दोस्तों आर्टिकल 157 योग्यता, एलिजिबिलिटी राज्यपाल बनने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और विधानसभा के सदस्य बनने योग्य हो। अगला दोस्तों राज्यपाल का पद के लिए शर्तें जो आर्टिकल 158 में है। शर्तें का मतलब ये होता है अगर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको जो वेतन मिलेगा उसका वेतन ऐसा नहीं कि 2 वेतन हो जाएंगे, वेतन एक ही होगा लेकिन दोनों राज्यों के बीच में वो बराबर बांट दिए जाएंगे। अगला दोस्तों 159 में शपथ है, ओथ। राज्यपाल जो है उन्हें हाईकोर्ट का चीफ जज जो है शपथ दिलाता है। अगला दोस्तों 161 में है क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर्स। दोस्तों राज्यपाल के पास केवल मृत्यु दंड की शक्ति नहीं होती है, बाकी राज्यपाल के पास वो सभी शक्तियां होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है, क्षमादान। अगला दोस्तों 200 में है वीटो पावर। वीटो शक्ति मतलब जब अगर किसी राज्य में 2 सदन है, विधानमंडल में या विधानसभा या विधान परिषद है, तो विधानसभा में बिल पास होगा, फिर विधान परिषद में बिल पास होगा, फिर राज्यपाल के पास वीटो शक्ति होती है कि वो उसे पास भी कर सकता है, उसे निरस्त भी कर सकता है। अगला दोस्तों अगला है 213 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर। अध्यादेश शक्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति होती है कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो 6 सप्ताह के लिए कानून बना सकता है राज्यों में, उसे अध्यादेश कहते हैं। अगला दोस्तों 163 में है मंत्री परिषद की नियुक्ति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। चाहे मंत्री परिषद की नियुक्ति हो, चाहे इनको शपथ हो, चाहे किसी मंत्री को सस्पेंड करना हो, ये सब दोस्तों ये आपका राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। यहां तक कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है 164 में। लेकिन दोस्तों मंत्रियों का पद का आवंटन कौन करता है? ये सीएम करता है, लेकिन मंत्री पद की नियमावली जो है ये राज्यपाल बनाता है। अगला है दोस्तों 174 विधानसभा को भंग करने का अधिकार। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसे डिसॉल्व करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। इसके साथ साथ 174 में 2 की पॉइंट और याद रखना, सत्र को बुलाना, सेशन बुलाना। एक साल में 2 ही सत्र होते हैं, एक होता है ठंडियों का टाइम पे दिसंबर वाला और एक होता है मानसून वाला, जून जुलाई वाला। 2 ही सत्र होते हैं जिसके बीच में 6 माह का गैप होता है और सत्र में बुलाता है
राज्यपाल। 17 अवसान, इंड सेशन कौन करता है? राज्यपाल। ये सब की सब 174 में उल्लेखित है दोस्तों। और इसके बाद ये जो 175 आर्टिकल आता है वो कहता है कि जो राज्यपाल होता है उसका विधानमंडल में अभिभाषण जो है करने का अधिकार उसको होता है। विधानमंडल में अगर 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद, और जहां पे एक ही सदन होता है विधानसभा, से विधानसभा कहते हैं। अगला दोस्तों उसके बाद है 176 जो कहता है कि राज्यपाल जो होते हैं उनका बजट सत्र में अभिभाषण अनिवार्य होता है तथा विधानसभा की पहली बैठक में भी अभिभाषण अनिवार्य होता है। अगला दोस्तों 165 जो है ये एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड, महाधिवक्ता जिसे राज्य सरकार का वकील कहते हैं, वो भी राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप अच्छे से नोट करें दोस्तों। फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज कॉम्बो पैक है, आपको लगेगा कि हमने बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर दिया है, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है UNWTO जिसे विश्व पर्यटन संगठन कहते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, इसका हेडक्वार्टर है, और इसका सदस्य भारत बना था 1975 में। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों UNWTO ने अभी पूरी दुनिया के 54 बेस्ट विलेज 54 सर्वश्रेष्ठ गांवों की लिस्ट जारी करी, जिसमें भारत का एकमात्र गांव धुरेड़ा गांव जो है गुजरात में स्थित है, ये भारत का बेस्ट विलेज बन चुका है पूरी दुनिया में। दोस्तों अब इसी के साथ साथ मैंने अभी आपको यूनेस्को पढ़ाया था। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो फ्रांस की कैपिटल है। दोस्तों यूनेस्को में 42वां 42nd हेरिटेज जो है वो होयसला मंदिर बन गया है जो कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ साथ 41 जो है ये शांति निकेतन आश्रम जिसे 1863 में स्टैब्लिश किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। ये 41 जो है यूनेस्को साइट में शामिल हुआ है भारत का। लेकिन इसके साथ साथ जो यह शांति निकेतन था यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था 1921 में, और यह विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज साइट बन चुका है। विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज साइट जो है यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो शांति निकेतन को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला दोस्तों 44वां स्थल है धौलावीरा, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ये गुजरात में है। दोस्तों 39th प्लेस जो है रामप्पा मंदिर है, बड़ी प्रसिद्ध तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक डे, ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये मनाया जा रहा है 2010 से, और प्रत्येक 5 साल में एक बार यह मनाया जाता है। जबकि दोस्तों भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये 29 जून को मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक डे 29 जून, क्योंकि इसी दिन पीसी महलनोबिस जो थे उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। पीसी महलनोबिस भारत में सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं, और पीसी महलनोबिस के ही नाम से सेकंड 5 ईयर प्लान जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो आपका 1956 से 1961 के अंतर्गत स्थापित हुई थी, ये पीसी महलनोबिस के ही मॉडल पर आधारित है, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन 3 जगहों पर आयरन स्टील प्लांट स्टैब्लिश किए गए थे। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। जबकि बोकारो जो था ये तीसरी 5 ईयर प्लान जो थी उसमें बोकारो में आयरन स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अब्बाबील सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। ये पाकिस्तान में अब्बा नामक एक मिसाइल अभी लॉन्च हुई है, और ये अब्बा के नाम से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और इन्होंने इससे पहले गजनवी और शाहीन 2 मिसाइल और भी लॉन्च किए थे,
और ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद इतना उछलते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मिसाइल इन्होंने ही लॉन्च करी है। दोस्तों ईरान में जो है फतेह खैबर, ये दो बड़ी मिसाइल ईरान में लॉन्च करी है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो है वो 7 जन्मों तक नहीं बना सकता। हमारे पास ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो उनकी खोपड़ी को फोड़ सकता है। विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, सबसे सुपर फास्ट मिसाइल, पूरी दुनिया की सबसे सुपर फास्ट। इसका है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। एक हमारे पास है अस्त्र जो है ये एयर टू एयर, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है और ये वहां तक मार कर सकती है जहां तक पाकिस्तान की नजर जाएगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वहां से वहां तक मार सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास नाग है, वो एंटी टैंक है। और एक हमारा वरुणास्त्र, ये हमारा हैवी टॉरपेडो है। हैवी टॉरपेडो का मतलब दोस्तों ये हो जाता है पानी में मिसाइल। मतलब हमने पानी के अंदर भी मिसाइल बना दिए कि पानी के अंदर भी हम ठोक देंगे पाकिस्तान को। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा अग्नि है। अग्नि तो बहुत जबरदस्त मिसाइल। अग्नि देखो एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट अगर पाकिस्तान छुपने के लिए जाएगा वहां भी ठुक जाएगा हमसे। ठीक है। 5000 किलोमीटर तक ठोक सकते हैं हम। ये तो 5 किलोमीटर तक ठोकते हैं भाई हम तो। और ये भी श्योर नहीं कि इनकी मिसाइल कैसे होगी। हो सकता है कि मिसाइल जैसे बोलते हैं ना हम दिवाली में जो मिसाइल होती है ना, जब हम आग लगाते हैं तो कितने तो वही आगे नहीं बढ़ पाती, ऐसी साइल इनकी मिसाइल हो सकती है ना। तो हमारा जो है एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकता है। और ये अग्नि 1 से लेकर के 5 सीरीज हमने लॉन्च करी है। इसके अलावा दोस्तों उड़ान योजना जो है 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुई थी। उड़ेगा देश का आम नागरिक, जिसका उद्देश्य था छोटे छोटे हेलीपैडों को डेवलप करना, एयर फैसिलिटीज को डेवलप करना। अगला दोस्तों 31 जुलाई 2015 को भारतमाला परियोजना भारत सरकार के द्वारा बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिसके अंदर रोडों को आपस में जोड़ा जा रहा है, नेशनल हाईवे डेवलप किए जा रहे हैं। और तीसरा जो है दोस्तों 31 जुलाई 2015 को ही सागरमाला प्रोजेक्ट आया था, जिसमें आपस में हम बंदरगाह पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट तीनों स्कीमें हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा जो है जर्मनी में कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के जो हैं ये मोहम्मद सामी को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर लेकर आया हूं, जैसे स्वराज ट्रैक्टर के एम्बेसडर जो हैं MS धोनी, जबकि चुनाव आयोग के आइकॉन इलेक्शन कमीशन जो 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 324 आर्टिकल में आता है। तो इसके आइकॉन जो है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो भारत होस्ट कर रहा है उसके ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं, जबकि एम्बेसडर उसके हैं शाहरुख खान। अगला दोस्तों इन्फोसिस के एम्बेसडर जो हैं इगा स्वाटेग, ये पोलैंड की खिलाड़ी है, और राफेल नडाल ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। ये दोनों के दोनों इन्फोसिस के हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बीच में मैंने की पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों भारत में नोटबंदी डिमोनाइजेशन जो है ये भारत में 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जबकि भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में, दूसरी बार नोटबंदी 1978 में, तीसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 और चौथी बार 19 मई 2023 को, जिस दिन 2000 का नोट बंद हो गया था 19 मई 2023, याद रखना ये चौथी नोटबंदी है। अगला दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर 2016 को। अगला है दोस्तों GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला है दोस्तों 3 तलाक कानून जो है ये 19 सितंबर 2018
को बना था, सॉरी दोस्तों। अगला है धारा 370 या अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुआ था, जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत ये सब हुआ था। और अभी 2020 में परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, डेलिमिटेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष रंजन देसाई। और इस समय जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा सीटें जो हो रही है 90 हो रही हैं। अगला दोस्तों, भारत में कोरोना का पहला केस आया था 10 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट 15B। जो प्रोजेक्ट 15B है दोस्तों, ये मझगांव लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज। स्टील्थ का मतलब दोस्तों ये होता है जो कि किसी के पकड़ में नहीं आ सकता, और विध्वंसक का मतलब हो जाए दोस्तों विस्फोट। तो ये ऐसा जहाज है जो बिल्कुल तहस नहस करने वाला है और ये किसी के पकड़ में नहीं आएगा, और इसका नाम है INS इम्फाल, जो ये तीसरा बन चुका है। इससे पहले पहला जो था ये INS विशाखापट्टनम, दूसरा जो था INS मोरमुगोवा, और चौथा जो था ये INS सूरत जो अब बनेगा। अगला दोस्तों, इसी प्रकार से प्रोजेक्ट 17A भी भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने चौथा युद्धपोत स्थापित कर दिया है और जिसका नाम है INS महेंद्र गिरी दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, और पहले दिन और आज तक मैं लगातार कह रहा हूं कि लगातार आपके लिए हर दिन कॉम्बो पैक है, हर दिन स्टैटिक GS करंट का अद्भुत मिश्रण है। और बने रहे, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 5 क्विज के क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य में ये उत्सव मनाया जाता है, और ये उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसूनों का प्रवेश हो चुका है। दोस्तों भारत में 2 प्रकार के मानसून होते हैं, एक होता है दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट जो मानसून आते हैं वो ग्रीष्म काल में आते हैं, वर्षा ऋतु में, जबकि जो ये उत्तरी पूर्वी मानसून आते हैं ये आपके नवंबर दिसंबर में शीतकालीन मानसून हम इन्हें कहते हैं। ये इन्हें हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि लौटता हुआ मानसून जो होता है सर्वाधिक बारिश जो कराता है ये तमिलनाडु में कराता है, जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश जो होती है ये मासिनराम में होता है। दक्षिणी पश्चिमी जो आपको पता होगा, जिस तरह से ये हमारा भारत है, ये भारत है, तो यहां से ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून जो इधर से आता है। अब वो जब इधर से आता है तो यहां पर ये जो तमिलनाडु है और इधर केरल है, तो तमिलनाडु का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो यहाँ पर नीलगिरी एवं दक्षिणी पहाड़ियों के कारण छूट जाता है, वहां बारिश नहीं हो पाती क्योंकि पहाड़ी ऐसे हैं, तो इस पहाड़ी के पीछे वाला भाग छूट जाता है, इसलिए इस वाले पार्ट को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं और ये आपके ग्रीष्म काल के समय में आते हैं। हम ऐसे मान सकते हैं ये ग्रीष्म काल के समय में आते हैं, जबकि दूसरे जो आते हैं इधर से उत्तर पूर्वी मानसून जो होते हैं वो भारत में जब एंटर करते हैं तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ कराते हैं, तमिलनाडु में कराते हैं। और सवाल ये भी आ जाता है कि वो कौन सा तट है जो दोनों मानसूनों से प्रभावित होता है, वो है दोस्तों कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, चाहे दक्षिणी पश्चिम मानसून हो चाहे उत्तरी पूर्वी मानसून हो, दोनों से प्रभावित होने वाला तट जो है ये कोरोमंडल तट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्लोटिंग उत्सव, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट। मंदसौर मध्य प्रदेश, मंदसौर वही जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है मध्य प्रदेश में। अगला गज उत्सव जो है ये असम में है। अगला क्वेश्चन है नासा ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जिसका नाम है साइकी। एक्चुअल में जो साइकी है दोस्तों वो एक क्षुद्र ग्रह है, और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उसी के अध्ययन के लिए साइकी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है नासा ने। और ये क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, ये मंगल ग्रह
एवं बृहस्पति के बीच में होते हैं और ये पिंड होते हैं दोस्तों, गैसीय पिंड होते हैं जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों। और अभी नासा ने एक आर्टिम्स नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो मनुष्य को चांद पे भेजेगा और इस प्रोग्राम में एक महिला को साथ में भेजा जाएगा, उसका नाम है क्रिस्टिन क्रोज को साथ में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, बहुत अहम क्वेश्चन है। 418 फीट का अमृतसर में हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस ध्वज का अभी अनावरण किया है। यह भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था और इसका डिजाइनर जो है ये वेंकैया पिंगली के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों अब कुछ ऊंचे से संबंधित फैक्ट लेकर आया हूं, जैसे सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान जो है ये लड़ाकू हवाई क्षेत्र बोल सकते हैं हम। लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है ये आपका न्योमा में स्थित है, लद्दाख में। अगला दोस्तों, सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये दोस्तों चिनाब नदी पर बना है। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है जो कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों, सबसे ऊंची सड़क विश्व का ये उमलिंगला जगह जो मैंने बताया था लद्दाख में है। और सबसे ऊंचा डैम भारत का, उसका नाम है टिहरी डैम दोस्तों। तो दोस्तों आज की जबरदस्त अभी क्लास अभी बाकी बची है और बिल्कुल आज आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट मैं लेकर आया हूं। और अभी तो 5 बड़े क्वेश्चन खींच के पूछे जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 से शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, भारत में टोटल टाइगर इस समय 3682 हैं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो हैं ये मध्य प्रदेश में 785, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में 563 और तीसरे नंबर उत्तराखंड में 560 है दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम 1973 में आया था और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत पहला नेशनल पार्क है जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित हुआ था और यह उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है ये महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को 50 साल टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के हो चुके हैं और इस बार ये जो समारोह हुआ है ये कर्नाटका के मैसूर में हुआ है दोस्तों अब टाइगर प्रोजेक्ट से इस बार पक्का क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत में टोटल 54 टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं और 54th जो है ये वीरांगना दुर्गावती है जो मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। 53वां दोस्तों रानीपुर में, 53rd उत्तर प्रदेश, 52nd दोस्तों रामगढ़ राजस्थान में। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लास्ट में लेकर आया हूं, जैसे 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र बहुत बार आया है, अबुल कलाम आजाद का है। दोस्तों हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इनका एक अभिलेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में उल्लेख है। दोस्तों मेट्रोमैन जो है ये श्रीधरन को कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक, महाभाष्य के लेखक ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से संबंधित हैं। और एक धनदेव का अयोध्या अभिलेख है जिस अभिलेख में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराए थे और दोनों बार अश्वमेघ यज्ञ का नेतृत्व पतंजलि ने करा था। अगला चरक दोस्तों, चरक संहिता भारतीय आयुर्वेदा पर आधारित पहली किताब है। जो चरक जो है एक जो कवि थे या हम कह सकते हैं डॉक्टर कह सकते हैं आयुर्वेदिक, तो ये आपके कनिष्क के शासनकाल में थे और कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों अश्वघोष भी आ जाता है जिन्होंने बुद्ध चरित्रा लिखी और नागार्जुन भी आ जाता है जिन्होंने शून्यवाद का जिन्हें जनक माना जाता है। दोस्तों अगला है नवरत्न जो है
चंद्रगुप्त सेकंड को भी के कार्यकाल में नवरत्न थे, जबकि अकबर के कार्यकाल में भी नवरत्न थे। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कॉम्बो पैक है, और कल से तो और भी जबरदस्त कॉम्बो पैक लेकर आऊंगा। एक साथ जीएस जीके करंट अफेयर का जबरदस्त मिश्रण आपको दिया जाएगा। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और अब चलते 5 बड़े क्विज के क्वेश्चनों की ओर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो देंगे आंसर वो होंगे विनर। चलो अब दोस्तों सीधा कमेंट बॉक्स पे जाइए और 5 बड़े क्विज के आंसर दीजिए और बने विनर दिवाली धमाका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली लोक अदालत पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, पहली कृषि जनगणना 1970-71, 1980-81, 1978-79 और 1985-86। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख, विश्व बैंक के चीफ कौन है? अजय बंगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जय वर्मा, ऑप्शन सी प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। चौथा क्वेश्चन, आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? रीजनल रूरल बैंक 1982, 1981, 1972 और 1975। और चौथा क्वेश्चन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? 1977 में आंदोलन हुआ था, और ये आपका कहां पे हुआ था? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो दीजिए 5 बड़े क्विज के आंसर और बने विनर। और दोस्तों बने रहें आदि सर की क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और ऐसे बने रहें। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो और बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ये वादा है कि मैं आपको कंप्लीट जीएस करके दूंगा। बस थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, लेकिन जरूर ऐसा होगा, मैं आपको कंप्लीट जीएस कंप्लीट पैकेज देकर दूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि सर की क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।